हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार शिक्षक भर्ती का हम समान अध्ययन जो बीपीएससी का विगत वर्षों का महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम कराने वाले हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसमें हम आपको व्याख्या सहित प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, विशेष सवालों का कहर कतई जहर। तो आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, पक्का आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो देखिए, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड कर्जन। तो भैया, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम बंगाल में लागू किया था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने। तो वारेन हेस्टिंग ने द्विशासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था और रॉबर्ट क्लाइव ने इसको चालू कर दिया था। अगला एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए कि प्रांत में द्वैत शासन किस अधिनियम से लागू हुआ था? तो 1919 के एक्ट में लागू हुआ था। इस एक्ट का नाम था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट में प्रांत में द्वैत शासन लागू हुआ था। किसके शासनकाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव के। देखिए, चेम्सफोर्ड कौन था उस समय? वायसराय था, ठीक है। और समाप्त कब हुआ था? तो 1935 में समाप्त हुआ था। और आपसे एग्जाम में यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे एक न एक जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको याद करके जाइएगा। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर कहा जाता है। यदि पूछा जाए आपसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग था। तो विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। और भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो कैनिंग था। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी को कहा जाता था। तो आप 4 से 5 बातें याद करिए। देखिए, कौन कौन से? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और भारत का पहला वायसराय कैनिंग। अब भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, CR दास व मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। देखिए, 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का अध्ययन किया था। अब आइए एक महत्वपूर्ण बात को याद करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, गदर पार्टी एक पार्टी थी जिसका नाम था गदर पार्टी। वो 1913 में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में, USA में, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने मिलकर एक गदर पार्टी बनाई थी। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को के USA में 1913 में। तो आप इस बात को छाप कर रखिए क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये BPSC में सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसे आप याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? तो देखिए, नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले दमन का चित्रण किया गया है, इस नाटक को किसने लिखा था? तो इस नाटक को लिखा था दीनबंधु मित्र ने। तो दीनबंधु मित्र ने इस नाटक को लिखा था। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु। देखिए, आप नील की खेती से कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। देखिए, नील के खेती के लिए कौन सा आंदोलन चला था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। और यह फर्स्ट आंदोलन था किसका? गांधी जी का। इसी से गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहा जाता है। तो इसी को गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण आंदोलन 1917।
देखिए इसमें एक प्रथा चली थी, प्रथा कौन थी? 3 कटिया प्रथा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीपीएससी ने पूछ रखा है 3 कटिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए 3 कटिया का मतलब होता है 3/20। इसका मतलब होता है कि प्रति अगर बीघा है आपके पास, प्रति बीघा पे अगर 3 प्रति बीघा मतलब 20 कट्टा, अगर 20 कट्टा खेत है आपके पास, 20 कट्टा आपके पास खेत हैं तो उसमें से 3 कट्टा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। किसका? नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 में 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को हम 3 कटिया प्रथा कहा जाता था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए आप कुछ प्रमुख पत्रिका और उनके लेखक देख लेते हैं। देखिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी लिखा था। अब बताइए राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। तो इस बात को भी छाप के रखिए क्योंकि एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा है। तो इस बार भी शिक्षक भर्ती में बीपीएससी एग्जाम करा रही है तो पूछेगी। ठीक है, अगले पत्रिका है राष्ट्रगोप्तार। राष्ट्रगोप्तार किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक का सर्वेक्षण किया था। तो राष्ट्रगोप्तार किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किसने लिखा है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश पुस्तक लिखी है। अगला देखिए केसरी और मराठा। केसरी मराठा बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, केसरी और मराठा। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत लिखा है। मूक नायक, मूक नायक बी.आर. अम्बेडकर। ये मोस्ट बुकें हैं, जो पत्रिका हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? देखिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि किस अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद 1919 में। ठीक है, अब देखिए प्रमुख हम अधिनियम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। आपको इससे इस प्रश्न का आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। देखिए प्रमुख अधिनियम कौन कौन से थे? तो देखिए 1919 का एक्ट, जिसे हम मार्लियामेंटो एक्ट कहते थे, इसमें क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण हुआ था। तो 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन इसी से पूछा गया था आपको, देख लीजिए पीछे। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो 1909। तो 1909 में इसका आरंभ किया गया था। अब देखिए अगला है 1999 एक्ट। 1999 एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें निर्वाचन मंडल को खत्म कर दिया गया था। तो निर्वाचन मंडल को खत्म किस में किया गया था? तो 1919 के एक्ट में। लेकिन चालू किस में किया गया था? तो 1909 के एक्ट में। प्रांत में द्वैत शासन स्टार्ट किस एक्ट में हुआ था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांत में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था 1919 के एक्ट में। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण एक्ट है 1935 का एक्ट। 1935 एक्ट में देखिए क्या क्या हुआ था? स्थापना, आरबीआई की स्थापना हुई थी, यूपीएससी की स्थापना हुई थी। आरबीआई बैंक जो है, यूपीएससी आपको सिविल सर्विस जो होती है उसकी स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और इसमें जो प्रांत में द्वैत शासन था उसको खत्म कर दिया गया था। तो प्रांत में द्वैत शासन खत्म कब किया गया? तो 1935 के एक्ट में। तब कहाँ चालू हुई थी? तो केंद्र में द्वैत शासन चालू हो गई थी 1935 में। देखिए एक और महत्वपूर्ण है 1937 में भारत और मेवाड़ अलग हो चुके थे। किसमें? किस एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो देखिए कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो आपको बता दें कालीबंगा हमारा सही आंसर है। कालीबंगा, कालीबंगा में जूते हुए खेत प्राप्त हुए थे। ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है। देखिए धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये यूनेस्को की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल है। कौन? धौलावीरा। अब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ये किस नदी के किनारे है? तो आपको बता दें पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। लोथल, लोथल भगवा नदी के किनारे है गुजरात में। यह है सिंधु सभ्यता का
एकमात्र बंदरगाह था जो सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिए। चलिए कुछ और बातें देख लेते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें कांसा का प्रयोग किया गया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता थी। देखिए चनहुदड़ो, चनहुदड़ो क्या था? चनहुदड़ो मन के बनाने का कारखाना कहाँ था? तो चनहुदड़ो में था। ठीक है, इतनी बातें छाप के रखिए, आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा है क्योंकि ये बीपीएससी ने पूछ रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुछ और बातें हैं जो करंट से संबंधित हैं, जो अभी करंट में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, तो राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय खोला गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरीकरण की खोज कहाँ पर हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्री शहरीकरण जूना घाटिया गुजरात में हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। एक से एक बढ़ के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाएंगे। देखिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी, तो इसका जो आकार था ना वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। और ये कहाँ कहाँ तक फैली थी? देखिए मांडा, मांडा क्या है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, तो मांडा तक फैली थी। ये आलमगीरपुर जो यूपी में है, ठीक है, जो हिंडन नदी के किनारे बसा था, तो यहाँ से आपको पूछ सकता है। और दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ये प्रवरा नदी के किनारे, कहाँ पर? प्रवरा नदी के किनारे बसा था। और सूरकांगेडोर ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यहाँ पर दास नदी जो है किनारे बसा था। आपसे पूछा जा सकता है मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर यूपी में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, सूरकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अगर आप पूछे किस नदी के किनारे है, तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? इसको आप नोट करिए। चलिए, आलमगीरपुर कहाँ पर है? हिंडन नदी के किनारे। और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, सूरकांगेडोर दास्य नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। और आगे आइए, देखिए कुछ अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो देखिए बौद्ध संगति से आपको एक क्वेश्चन तो अनिवार्य आना है, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन अनिवार्य आना है। तो चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी हुई कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलिए आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे हुई। देखिए आपको चार जो इस सारणी को तो आपको याद करना है। संगति, बौद्ध संगति, समय, स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान का था? राजगिरी था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। देखिए आप याद कैसे करेंगे इसको। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, तो आप इसको याद करिए। देखिए अजातशत्रु महाकश्यप महान राजा था, ठीक है, अजातशत्रु महाकश्यप महान राजा था जिसका घर राजगिरी था। ठीक है, आप इससे याद रिलेट कर सकते हैं ट्रिक बनाने में। अब किसी तरह याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए अजातशत्रु एक महान राजा था, महाकश्यप, ठीक, और राजगिरी इसका घर था। ठीक है, याद हो गया। तो आप इसको 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, काला शोक के समय, और सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए वैशाली को सबाकामी, वैशाली को सब जो काला शोक कहते थे, मतलब काला कहते थे, तो वैशाली को सभी लोग क्या कहते थे? काला, तो इसलिए वो शोक में चली जाती थी। तो वैशाली को सभी लोग क्या कहते थे? काला, तो इसलिए वो शोक में चली जाती थी। आप इसे याद रख सकते हैं। वैशाली स्थान था, काला शोक शासनकाल था, और सबाकामी जो अध्यक्ष था कब हुआ था? इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। अगला है तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के। तो अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। आप देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने के लिए आपको एकदम आसान है, जैसे अशोक का पुत्र पाटलिपुत्र, अशोक का पुत्र मोगलीपुत्र। ठीक है, अशोक का पुत्र मोगलीपुत्र, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक से, पुत्र से पाटलिपुत्र, और मोगलीपुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे। देखिए आप चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो देखिए चतुर्थ जो हुई थी प्रथम ईसा के शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में है। और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे। तो देखिए आप इसको ऐसे कैसे याद करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति को? देखिए कुंडलवन, कुंडल
कान में पहना जाता है, पहनते कौन है? वासुदेव, वसुमित्र से वासुदेव याद रखिए, वासुदेव कृष्ण भगवान जी, वो कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई, कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। और कौन अध्यक्ष था? तो वसुमित्र। और उपाध्यक्ष पूछे तो अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप याद कर लिए कि कुंडल कान में पहना जाता है, कौन पहनते हैं? वासुदेव। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। और एक देखिए महत्वपूर्ण बात है, चतुर्थ बौद्ध संधि में जो बौद्ध है वो हीनयान और महायान में बढ़ गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में, हीनयान और महायान में, कब बटा? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है, देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक का नाम क्या क्या है? तो त्रिपिटक जो बौद्ध का पुस्तक है उसको त्रिपिटक कहते हैं। उसका नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इस पिटक को याद रखिए। बुद्ध का जो पुस्तक है त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से बीपीएससी पूछती है गजब के क्वेश्चन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार में केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, वो कहाँ पर स्थित है? आप इसका आंसर बताइए। देखिए, नालंदा, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। अगर आपको पता होगा तो चंपारण पता होगा, बट यहाँ पर पूछ दिया पूर्वी या पश्चिमी, तो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, वो पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए वाल्मीकि में कौन आता है? वी। वाल्मीकि में कौन आता है? वी। और वेस्ट में कौन आता है? डब्लू। तो डब्लू के पास कौन है? डब्लू के पास कौन है? वी। वाल्मीकि के पास कौन है? डब्लू। ठीक है, तो पास में है तो इसका मतलब वेस्ट चंपारण। ठीक है, इसी के बगल में एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होक्काइडो, होन्शु, शुकोकू, क्यूशु। तो देखिए आपको बताना है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होन्शु। होन्शु द्वीप है जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए इसकी जो राजधानी है जापान की, टोक्यो राजधानी जो है कहाँ पर है? तो होन्शु द्वीप पर है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो हाल ही में जापान में हुआ था, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, G7 की बैठक 2023 में कहाँ हुई थी? तो होन्शु में हुई थी, जापान के हिरोशिमा में। और क्वाड की बैठक कहाँ हुई थी? 2023 में जापान में हुई थी। तो जापान में क्वाड की बैठक और G7 की बैठक हुई थी, लेकिन क्वाड की बैठक कहाँ होनी थी? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर जो है जापान में हुई थी, इसलिए पूछा जा सकता है। तो आपसे अगर पूछे कि G7 की बैठक कहाँ हुई 2023 की, तो हुई थी जापान में। और क्वाड की कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी जापान में। तो आपको दोनों आंसर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो देखिए आपसे पूछा गया है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो देखिए ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूके। ठीक है, तो किसका भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। चलिए अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए डेनमार्क, इसकी राजधानी है नूक या गॉडहॉब या नूक इसकी राजधानी है। और देखिए फिनलैंड क्या है? ये नाटो का 31वां मेंबर बना हाल ही में। ये करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए भौगोलिक रूप से अगर पूछा जाए तो डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है वो किसका है? भौगोलिक रूप से अगर पूछा जाए तो ग्रीनलैंड किसका है? तो भैया नॉर्थ अमेरिका का है। और राजनीतिक रूप से पूछा जाए तो यूरोप के डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से
किसके अंतर्गत आता है? तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आता है और राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड है कहाँ? डेनमार्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो आपको बताना है कि पंचायती राज की जो संस्था है उसमें 29 जो विषय हैं वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अनुच्छेद 243, 243 एच और अनुच्छेद 243 ई, अनुच्छेद 243 एफ और अनुच्छेद 243 जी। तो आपको बताना है 29 विषय किस में दिया है, तो इसका सही है आंसर नंबर जी, ऑप्शन नंबर जी 243। ठीक है, देखिए अब पंचायती राज से कुछ हम बातें कर लेते हैं। देखिए 29 विषय दिया गया है पंचायती राज में और 11वीं अनुसूची में दिया गया है, भाग 9 में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे पंचायती राज में राज्य वित्त आयोग 243 आई में दिया है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में दिया गया है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो देखिए संसद से क्वेश्चन बन सकता है, किससे? संसद से क्वेश्चन बन सकता है। तो संसद से क्वेश्चन बनेगा तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसने कौन सी जीती है? तो ऑप्शन नंबर सी, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा कंपनी ने इसको जीत लिया है। तो टाटा ने ही नई संसद बनाई है। अब आपसे पूछेगा संसद से कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो आप संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को नोट करिए, इससे एक सवाल तो पूछा ही जा सकता है। ठीक है, आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। तो नई संसद का आकार क्या है? त्रिभुजाकार। प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा जो है इसका एक्ट था। कंपनी कौन थी? टाटा कंपनी थी। उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई को उद्घाटन था। क्यों? क्योंकि इस समय जो कि इस तारीख को वीर सावरकर की जयंती थी। लोकसभा में 888 सीट हैं और इसका चिन्ह क्या है? मोर। तो लोकसभा का चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है क्या है? मोर। राज्यसभा में सीट कितनी है? 384 सीट है और इसका चिन्ह क्या है? कमल। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। और देखिए संगोल, संगोल शब्द किस भाषा का है? तो तमिल भाषा का। और संगोल 5 फुट की इसकी लंबाई है और इसके ऊपर नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, तो संसद से इतनी बातें छाप के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो देखिए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात लिखी हुई है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण और बातें देख लेते हैं। देखिए वित्त आयोग किसमें है? 280 में। वित्त आयोग किसमें है? 280 में। और देखिए NCSC मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 21 अनुच्छेद में 338 में। फिर एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये किसमें है? 338 ए और इसी से बना है। तो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा 38 ए में जोड़ा गया। क्या? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। और एक होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपको बताना है कि इसमें वित्त आयोग है या विधिक आयोग। तो इसका है ये विधि आयोग है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए विधिक आयोग और संवैधानिक आयोग में अंतर क्या होता है? संवैधानिक आयोग का मतलब होता है कि अगर वह संविधान में उसका उल्लेख है तो संवैधानिक आयोग, अगर संविधान में नहीं है तो वो संवैधानिक आयोग नहीं होगा। और जिस आयोग का निर्माण एक्ट के तहत होता है तो उसे हम बोलते हैं विधिक आयोग। तो इसका एक्ट से हुआ था 1993 के एक्ट से। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया?
तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि इसी दिन ने पहली बार जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपको तारीखें याद रखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पेश किया गया था, संविधान में प्रस्तावना पेश किया था। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया था, तिरंगे को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। और अगला है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी। तो आपको इतने तारीखों को याद रखना है जो आपको एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। देखिए और एक लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, इसको याद रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए आपसे पदवी भी पूछी जा सकती है, पद पूछा जा सकता है कि कौन व्यक्ति को इस पद पर है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। कब थे? तो 1950 से 1961 के बीच थे। अब आप बताइए कि बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम गवर्नर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे जयराम दौलत राम। तो जयराम दौलत राम एक ही नाम है, ये बिहार के फर्स्ट गवर्नर थे। वर्तमान में बिहार के कौन गवर्नर है? तो राजेंद्र विश्वनाथ वर्तमान में गवर्नर है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? ओहो भाई, एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का। अगर अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे जरूर पूछा जाएगा। तो अगर यदि आपसे पूछा जाए बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया, तो पटना बांकीपुर में। कब? 1912 में। 1912 में 27वां जो अधिवेशन था वो पटना के बांकीपुर में। देखिए टोटल 3 अधिवेशन हुए थे बिहार में। पहला जो हुआ था वो पटना के बांकीपुर में। अगर आपसे पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन था, तो आर.एल. मुलाकर थे। ठीक है, आर.एल. मुलाकर थे। चलिए देखिए, और अगर एक पूछा जाए कि अगर गया में कहाँ हुआ था, तो गया में कब हुआ था? तो गया में हुआ था 1922 में। 1922 में इसके अध्यक्ष कौन थे? तो C.R. चित्तरंजन दास। जो चित्तरंजन दास थे वो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, उसके थे। तो बिहार में 3 अधिवेशन हुए थे जिसमें से एक पटना हुआ था, एक गया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? देखिए ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अब देखिए चूने का पानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। ठीक है, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसे हम बुझा हुआ चूना कहा जाता है, मतलब बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। ठीक है, अगर हम बुझे हुए चूने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करते हैं तो हमें दूधिया कलर प्राप्त होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। देखिए ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CNO, ऑप्शन सी CHN, ऑप्शन डी CHNO। ठीक है, तो देखिए यूरिया का फार्मूला पहले याद रख लीजिए, NH2CONH2। सीधा आंसर है NH2CONH2। ठीक है, लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? यूरिया था। भैया एक नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। यूरिया जो लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ है, और बनाया था किसने? तो होलर ने बनाया था इसको। भैया इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बताया नहीं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन कौन कौन है? NHCO। ठीक है, NH, तो NH जो होगा और CO, NHCO ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावित होता है। देखिए रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन के।
जिसको हम रासायनिक नाम फिलोक्विनोन कहते हैं। फिलोक्विनोन इसका नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। देखिए आप, विटामिन ए का नाम क्या बोलते हैं, इसको रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी थियामिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थियामिन। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। तो आप इतनी बातों को याद रखिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थियामिन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष देखिए ये समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो आपसे पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का। लेकिन आपसे पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पारसेक। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा। तो पहला आदमी आप जानते होंगे नील आर्मस्ट्रांग, जो 19 जुलाई 1969 को इन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा। तो बीपीएससी द्वारा जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इसकी संभावना जो शिक्षक भर्ती बीपीएससी करा रही है उसमें पूछा जा सकता है। तो थैंक ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।